स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो महादेव ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों यहाँ से वो सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो आपके रिजल्ट को इन्हेंस करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन। बच्चों रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है, तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को ऑपरेट करने में इस्तेमाल करता है। अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब होता है इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से, जो इन्वायरमेंट से लिया जाता है। और एक ब्रेकडाउन के बाद बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। इस एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल प्लांट्स अपने बॉडी के प्रोसेस को, बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करने में इस्तेमाल करता है। या अगर यही रेस्पिरेशन किसी एनिमल्स में होता है तो उस एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। और उस एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल बच्चों ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने में इस्तेमाल करता है और एनर्जी डेली रूटीन का जो वर्क है उसे कंटिन्यू करने में खर्च करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू यूजेबल एनर्जी। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें बच्चों तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C6H12O6। इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल और 38 ATP एनर्जी। बच्चों याद रखना है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन अगर होता है तो टोटल 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल सेल्स अपने वर्क के लिए करता है। अगर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पहला प्रोसेस होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड द बॉडी। हम लोग सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर डालते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, ये ऑक्सीजन ग्रेजुअली ब्लड से होता हुआ पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन, इट मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो मैकेनिज्म में बेसिकली 4 प्रोसेस हम लोगों को दिखता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ होगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर रिलीज ऑफ एनर्जी एज एटीपी एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग एक्सहालेशन परफॉर्म करते हैं, एक्सहालेशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउटसाइड द बॉडी। जब सांस छोड़ते हैं तो एक्सहालेशन कहलाता है। तो ये 4 प्रोसेस में रिपीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आपको याद रखना है कितना एटीपी एनर्जी रिलीज होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन होने से, तो टोटल 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल रेस्पिरेशन और केमिकल रेस्पिरेशन, बायोकेमिकल रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होता है, इनहेलेशन और एक्सहालेशन। इनहेलेशन मीन्स ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के अंदर लेना, यानी कि सांस बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, और एक्सहालेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रोसेस है सांस लेना और सांस छोड़ना, कलेक्टिवली एक साथ इसको ब्रीदिंग कहते हैं, और ब्रीदिंग एक फिजिकल रेस्पिरेशन के कैटेगरी में आता है। दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस में 3 पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पार्ट का, और बच्चों यहाँ पे याद रखना है जो ये क्रेब्स साइकिल है इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम से आपसे पूछा जाता है, दोनों नाम आपको याद रखना है, या तो क्रेब्स साइकिल कहेंगे या साइट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, और एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और इसी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग कहते हैं पायरुविक एसिड। आप लिटरली कह सकते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता कहाँ है, तो बच्चों ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में टोटल 4 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन 2 एटीपी इस प्रोसेस में ऑलरेडी खर्च हो जाता है। तो नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस का 2 एटीपी है, याद रखना है। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, और इसमें नेट गेन एनर्जी का कितना है, तो नेट गेन टोटल 2 एटीपी का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोलाइसिस का, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, 4 molecules ATP are produced, 2 molecules of ATP are utilized and 2 molecules ATP are released। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 4 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और 2 ATP प्रोसेस में खर्च हो जाता है, नेट गेन 2 ATP का होता है। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो चुका है 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में। अगर पायरुविक एसिड की बात करें तो पायरुविक एसिड 2 रास्ते से जा सकता है, या तो पायरुविक एसिड गुजरेगा एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, या पायरुविक एसिड गुजरेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे किसी एनिमल का रेस्पिरेशन की बात करें तो एनिमल्स का रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इस रास्ते से अगर पायरुविक एसिड गुजरता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दोनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करें पायरुविक एसिड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जाता है तो इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। बच्चों पायरुविक एसिड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू गुजरता है तो पायरुविक एसिड का होता है ऑक्सीडेशन, और इस पूरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल, ठीक है। पायरुविक एसिड का होता है क्रेब्स साइकिल, लेकिन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ग्लाइकोलाइसिस, याद रखना है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब पायरुविक एसिड को जाना है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, तो पायरुविक एसिड इन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। ये प्रोसेस टोटल कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, और इसमें कितना एटीपी रिलीज हुआ, टोटल 2 एटीपी रिलीज हुआ यहाँ पे। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड इन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये टोटल स्ट्रक्चर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन अगर होता है बच्चों तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन अगर होता है तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर, और टोटल 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। बच्चों आपसे कई बार पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, तो याद रखना है क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। जबकि अगर टोटल रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात किया जाए, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल प्रोसेस की बात किया जाए तो टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस वाला और 36 एटीपी क्रेब्स साइकिल वाला, ठीक है।
अगर हम लोग बात करें बच्चों आगे, यहाँ पे मैंने आपको ये इक्वेशन मैंने लिख दिया है। 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड क्रैब्स साइकिल के थ्रू जाएगा, ये क्रैब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर और 36 एटीपी एनर्जी। ये नोट करके रखना है आपको, क्रैब्स साइकिल में कितना एटीपी, तो 36 एटीपी। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पता है आपको, वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन या तो मसल सेल्स में हो सकता है या ईस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पहले मसल सेल्स की बात करें बच्चों, अगर कोई पर्सन हेवी एक्सरसाइज करता है तो हेवी एक्सरसाइज के समय बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और रेस्पिरेशन के थ्रू वो ऑक्सीजन का नीड फुलफिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी का मसल सेल्स खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, और इस प्रोसेस में बच्चों पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बच्चों याद रखना है, मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ मसल सेल्स के अंदर। मसल सेल्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और न ही इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बनने तक कोई एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल एनर्जी क्या मिलता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के समय जो 2 एटीपी रिलीज हुआ था, नेट टोटल 2 एटीपी ही रिलीज होता है अगर किसी मसल सेल्स के द्वारा एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो मसल सेल्स में जो पाइरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। कई बार बच्चों हेवी एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी क्रैम्प्स डेवलप हो जाता है, और कई बार ये एग्जाम पूछा जा चुका है, जो हेवी एक्सरसाइज के बाद बॉडी क्रैम्प्स डेवलप क्यों होता है। तो कारण है बॉडी के अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, और इस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण ही हम लोग बॉडी क्रैम्प्स फील करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो मसल सेल्स में होता है। दूसरी बात करें, ईस्ट के द्वारा एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है। बच्चों अगर पाइरुविक एसिड ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पास करता है तो पाइरुविक एसिड का कन्वर्जन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में, इथाइल अल्कोहल में, और इसमें भी कोई एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एटीपी नेट गेन 2 एटीपी ही है, लेकिन ये कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस वाला है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक क्रैब्स साइकिल में 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है और 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में, तो टोटल 38 हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी तरह का होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मात्र 2 एटीपी एनर्जी का ही फॉर्मेशन होता है, और किसी तरह का कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। एटीपी एनर्जी कितना, तो मात्र 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगा। बॉडी क्रैम्प्स डेवलप होगा किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण। दूसरा बात करें, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में और इथाइल अल्कोहल में, और यहाँ भी किसी तरह का एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस तो पहले हुआ है, तो नेट गेन की बात करें तो नेट गेन भी मात्र 2 एटीपी एनर्जी ही होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करें, और यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हुआ बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बना, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड का ईस्ट के द्वारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, तो ये बनेगा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है तो लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनेगा, और एटीपी एनर्जी 2 एटीपी एनर्जी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगा दोनों प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है उस हाइड्रोजन का होता है ऑक्सीडेशन, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों, शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इस बात का प्रूफ कैसे दे पाएंगे हम लोग? तो एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 कंटेनर रखा हुआ है। एक कंटेनर में नॉर्मल वाटर है और एक कंटेनर में लाइम वाटर है, और इस ट्यूब के थ्रू ये कनेक्टेड है और दूसरा ट्यूब इस बोतल से निकल रहा हुआ है, एटमॉस्फेयर में। अब पहली बार क्या किया जाता है, इस ट्यूब के द्वारा एयर सक किया जाता है, यानी कि इनहेल किया जाता है। इनहेल करने के समय एटमॉस्फेयर से एयर इस फ्रेश वाटर में भी जाता है और एटमॉस्फेयर से एयर इस लाइम वाटर में भी जाता है। बच्चों आपको पता है लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मिल्की हो जाता है। तो जैसे ही इनहेल किया जाता है, एयर सक किया जाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है और ये हो जाता है मिल्की, लेकिन लाइट मिल्की होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम है। इसका परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली आप जानते होंगे 0.03% होता है, बहुत ही कम है। अब एक बार बॉडी से एयर को सक करने के बाद फिर एक्सेल किया जाता है। जब एक्सेल किया जाता है तो बच्चों ये एयर यहाँ से लाइम वाटर से भी पास करता है और ये नॉर्मल वाटर से भी पास करता है। इस बार पता चलता है लाइम वाटर का कलर डीप मिल्की हो गया। इसका कारण क्या है? निश्चित रूप से एक्सेल्ड एयर जो होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसके कारण डीप मिल्की हो गया, और ये नॉर्मल वाटर में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो बच्चों इस तरह से एक्टिविटी के द्वारा आप शो कर सकते हो जो फोटोसिंथेसिस, जो रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।